वीडियो में हम बात करेंगे लद्दाख में चल रहे ऑनगोइंग प्रोटेस्ट के बारे में। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके पीछे वजह क्या है, इन लोगों की डिमांड क्या है, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सभी को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अपन यूपीएससी में इंटरनल सिक्योरिटी साथ में पॉलिटी जीएस सेकेंड के हिसाब से अपन इस पूरे वीडियो को समझेंगे। अगर मेंस में क्वेश्चंस आता है तो हमारे पास में इनफ पॉइंट होने चाहिए ताकि अपन बाद में एग्जाम में लिख सकें। अभी न्यूज़ सामने देखने को मिल रही है कि जो सोनम वांगचुक है इनको पुलिस ने अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी कर लिया है। अभी इनको शायद अरेस्ट कर लिया जाएगा। साथ में इनके जो भी एसेट थे उनको तो कल ही गवर्नमेंट ने सीज करने की बात कर दी थी। एफसी आ रहे हैं, इन्होंने इनका जो फॉरेन लाइसेंस है उसको कैंसिल कर लिया है। कहने का मतलब अभी ये फॉरेन से फंडिंग नहीं ले पाएंगे, इस बात को भी आपको समझना होगा। सोनम वांगचुक कौन है? ये जो प्रोटेस्ट है इसको जो शुरुआत में लीड कर रहे थे वो सोनम वांगचुक ही थे। ये एक सोशल एक्टिविस्ट है। इन्होंने जब भी लद्दाख की या फिर कोई भी बात रही है जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग तो इन्होंने अपनी आवाज़ को मुखर किया है, इन्होंने उस बात को रखा है। एज ए हीरो की तरह इन्होंने वहाँ पे काम किया है, एक एक्टिविस्ट है। आपने जो 3 इडियट मूवी देखी थी, 3 इडियट मूवी में कहीं ना कहीं जो रेंचो का कैरेक्टर था वो इन्हीं से ही इंस्पायर था। जो आपने अगर मूवी को देखा हो तो लास्ट में उसका जो कैरेक्टर का नाम होता है वो क्या होता है? फुनसुक वांगडुक। तो वो जो वांगडू और वांगचुक करके जो कैरेक्टर बन रहा था वो कहीं ना कहीं इनसे इंस्पायर होकर बनाया गया था। खैर, अपन एक बार के लिए पूरे प्रोटेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोटेस्ट में मेन वजह क्या है, ये किस वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर आप देखेंगे लद्दाख को तो लद्दाख जम्मू कश्मीर को जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये लद्दाख है, नीचे वाला प्रोटेस्ट पोर्शन है ये आपको लद्दाख देखने को मिलता है। ये जम्मू है, ये श्रीनगर है। जो ये वाला पोर्शन है ना, मेनली सारी दिक्कत यहाँ पे चल रही है। अगर अपन बात करेंगे लद्दाख की तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लेह एंड लद्दाख। लेह एंड लद्दाख। पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अगर आपको पता हो तो 2019 में धारा 370 हटती है। 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको ले लिया गया था। स्टेटहुड लेने का मतलब ये कि पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसको यूटी बना दिया। साथ में गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को 2 भागों में अलग कर लिया था, जहाँ पे जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसके अंदर एक था जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकंड था लद्दाख। ये 2 यूटी के रूप में बने थे। अभी क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे तो अभी गवर्नमेंट बन गई है, वहाँ पे तो इलेक्शन हो गए हैं और वहाँ पे फिर से गवर्नमेंट बन गई है। लेकिन अगर अपन बात करेंगे, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे उनके पास में लेजिस्लेचर है, कहने का मतलब उनके पास में विधानसभा है। वो है तो अभी भी यूटी, पर उनके पास में विधानसभा है, वो अपनी बात कहीं ना कहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर अपन बात करेंगे लद्दाख की तो लद्दाख के पास में अभी विधानसभा नहीं है। उनके पास में जो सांसद की भी बात करेंगे, जो लोकसभा में है तो वो एक ही सांसद उनके पास में है। तो होता क्या है कि जब यूटी बनता है तो प्रॉब्लम क्या आती है उसको भी एक बार के लिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यूटी है, यूटी को कहाँ से कंट्रोल किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। अब आप ये देखिए कि जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से किसी भी स्टेट को कंट्रोल किया जा रहा है, किसी भी जगह को कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सेंटर के मुद्दे को प्रायोरिटी पे रखेगा। और ये सीधी सी बात है कि उनका एक प्रायोरिटी का कारण बनता भी है। पहला प्रायोरिटी क्या रहेगी? सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रायोरिटी पे रहेगी। पर जो लोकल इश्यू होते हैं जैसे कि हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, जॉब है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाती है, कहीं ना कहीं सेकंड प्रायोरिटी पे बन जाती हैं। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारा जो जगह है उसको फिर से स्टेट के रूप में बना दिया जाए। जब ये फिर से स्टेट के रूप में बनेगा तो हमारे जो लोकल इश्यू हैं वो सामने आ पाएंगे और हम हमारे प्रॉब्लम को हमारे लोकल जो विधायक है उससे कहकर सॉल्व करवा सकते हैं। अभी हमारे पास में प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जेन्युइन डिमांड बनती भी है। लेकिन हमें सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझना है, हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना है, क्योंकि लद्दाख किस जगह पे है? लद्दाख अक्साई चीन वाले पोर्शन पे है। ये कोई लोकल जगह तो है नहीं। ऊपर ये जो चीन बैठा है ना, ये खाने के लिए बैठा है। जब भी मौका मिलेगा तो वो गिद्ध की तरह उछल पड़ेगा। तो हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ में इनकी सिर्फ एक डिमांड नहीं है, ये बात तो मैंने आपको पहले बता दी कि पहली डिमांड तो क्या है? फिर से इनको स्टेट रोड मिल जाए, फिर से इनके जगह को राज्य में तब्दील कर दिया जाए। इनकी सेकंड डिमांड क्या है उसको समझिए। इनकी सेकंड डिमांड है कि इनकी जगह को 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। 6 शेड्यूल क्या उसको समझिए। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे GS2 तो आपको शेड्यूल देखने को मिलते हैं। उसके अंदर जो 6 शेड्यूल है वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या होता है उसको समझिए। कोई भी वो एरिया जहाँ पे एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब रहती हैं, और इस बात को भी समझिए, जो शेड्यूल ट्राइब होती हैं यानी कि जो जनजाति होती हैं उनका एक स्पेसिफिक कल्चर होता है, वो हम लोगों से अलग तरीके से अपना कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके कल्चर को बचाने के लिए
हमें उनको अलग तरीके से ट्रीट करने की जरूरत है। तो इसके लिए 6 शेड्यूल का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। अभी अगर अपन बात करेंगे 6 शेड्यूल में, तो हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में 4 राज्य हैं, जिसके अंदर अगर अपन बात करेंगे मिजोरम है, मेघालय है, असम है और साथ में त्रिपुरा है। ये जो 4 राज्य हैं इसके टोटल 10 जिले हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो शेड्यूल 6 के अंदर आते हैं। ये जो 10 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर होता क्या है, जो गवर्नमेंट का लॉ होता है ना, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है तो वो डायरेक्टली इन 10 डिस्ट्रिक्ट पे नहीं लगेगा। इससे पहले होगा क्या कि यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। ये जो 10 डिस्ट्रिक्ट है इसको अपन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के नाम से इसको अपन जानते हैं। होता क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट रीजन बोलते हैं, ठीक है, एडीआर बोलते हैं, ठीक है ना, यस। अब इसके अंदर होता क्या है उसको समझिए। यहाँ पे हर साल 30 मेंबर सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट नहीं इलेक्ट होते हैं, ठीक है। ये 30 मेंबर हैं, ये यहाँ के लोकल इश्यू को देखेंगे, ये यहाँ के लिए लोकल लॉ बनाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये 30 मेंबर ही पूरा चीज़ देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मानो पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया तो वो लॉ डायरेक्टली इस डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। वो लॉ इस डिस्ट्रिक्ट पे आने से पहले ये 30 मेंबर साइन करेंगे कि हाँ ये इसको अप्लाई कर रहे हैं, ये इसको अलाउ कर रहे हैं। तो ये होता है 6 शेड्यूल का एक प्रावधान। ये कहीं ना कहीं उस डिस्ट्रिक्ट को ऑटोनोमस रीजन बना देता है, और वो जो ऑटोनोमस रीजन है वो अपनी स्वायत्ता रखता है, यानी कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। तो ये जो लद्दाख के लोग हैं ये कह रहे हैं कि हमारे रीजन को भी 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। अब बात करते हैं कि 6 शेड्यूल में डालने के लिए क्या इनके पास में प्रॉपर तर्क हैं। हाँ, अगर अपन बात करेंगे लद्दाख की, तो लद्दाख के अंदर करीब 90% से भी ज़्यादा लोग शेड्यूल ट्राइब के अंदर आते हैं। अगर अपन बात करेंगे तो लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था, लेह और कारगिल। मैंने शुरुआत में डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या बोल दिया था, लेह और लद्दाख बोल दिया था, लेकिन लेह और कारगिल है, ठीक है, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। तो 2 डिस्ट्रिक्ट है, क्या नाम है, लेह और कारगिल। अगर अपन बात करेंगे लेह में, तो लेह में कंप्लीटली बुद्धिस्ट मेजोरिटी में रहते हैं, और अगर अपन बात करेंगे कारगिल में तो आपको मुस्लिम मेजोरिटी दिखती है। तो यहाँ पे 90% से भी ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब रहती है। तो इनके पास में इनफ एक तर्क है कि कह सकते हैं कि हमारे रीजन को 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। इन सबके साथ में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इनके पास में एक ही सीट है लोकसभा के लिए। जब लोकसभा के लिए एक सीट है तो ये कह पा रहे हैं कि इनका कहीं ना कहीं जो इश्यू हैं उनको लोकसभा में भी प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। तो ये कह रहे हैं कि इनको कम से कम 2 सीटें तो आवंटित की जाए। इन सबके साथ में जॉब रिजर्वेशन क्यों, क्योंकि जो लद्दाख एक ऐसे रीजन में आता है वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, जहाँ पे जो अगर टोपोग्राफी देखेंगे कहीं मतलब हमेशा बर्फ़ के अंदर गिरे रहते हैं। जो ज्योग्राफी है वो कहीं ना कहीं बहुत कठिन है इन लोगों के लिए। तो इन लोगों का जो जॉब रिजर्वेशन है वो बनता भी है, क्योंकि एक ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ पे नॉर्मल लाइवलीहुड पॉसिबल नहीं है। तो इनको कहीं ना कि गवर्नमेंट में अगर रिजर्वेशन मिल जाता है, एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल जाता है तो वो गलत नहीं है। तो ये कहीं ना कि इनकी 4 डिमांड है जिसके लिए पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। मैंने आपको 6 शेड्यूल के बारे में बता दिया। ऑटोनोमस गवर्नेंस होती है, क्योंकि मैंने नॉर्थ ईस्ट में 4 जगह तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। साथ में ये कल्चर को अपना रिजर्व कर सकते हैं, साथ में अपने जो गोल हैं वो खुद ही डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बता दी हमने लद्दाख के पर्सपेक्टिव में कि इनकी क्या डिमांड है। नाउ हमें समझना होगा दिल्ली का क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हम सिर्फ एक पर्सपेक्टिव को नहीं समझ सकते ना, क्योंकि अगर हमारे पास में मेंस में क्वेश्चन आता है तो हमें दिल्ली का पर्सपेक्टिव यानी कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव भी देखना होगा। सबसे पहला टेंशन है वो है बॉर्डर टेंशन। ये कोई आम जगह पर तो है नहीं, जो कि मैंने आपको बताया कि अक्साई चीन वाला पोर्शन है, तो इसके ऊपर सिक्योरिटी की ज़्यादा जरूरत है। तो हम डायरेक्टली इसको स्टेट रोड में नहीं बदल सकते, ये बात हमें समझनी होगी। लेकिन होता क्या, उस बात को भी समझिए कि जो लद्दाख के लोग हैं इनको भी पता है कि स्टेट रोड इनको डायरेक्ट नहीं मिल सकता है। लेकिन ये अगर स्टेट रोड की बात नहीं रखेंगे ना तो इनकी बात, क्योंकि होता क्या कि अपन डिमांड रखेंगे 100 ना तो सुनी जाएगी 10। ये हर एक गवर्नमेंट में हर एक जगह पे ऐसा देखा जाता है। तो ये अपने डिमांड को बढ़ाकर ही बता रहे हैं ताकि इसमें से कुछ डिमांड तो मानी जाए। तो स्टेट रोड की बात करेंगे तो स्टेट रोड तो इतना जल्दी इनको मिलने से रहा। साथ में फॉरेन इन्फ्लुएंस का एक कंसर्न भी रहता है। अगर लद्दाख में हल्का सा भी सिक्योरिटी के लैप्स होता है तो सीधी सी बात है कि जितने भी पास में पाकिस्तान है, साइड में चाइना है, तो ये दोनों गिद्ध की तरह बैठे हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे छोड़ सकते हैं। साथ में स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है वहाँ पे, क्योंकि जिस जगह पे बना हुआ है वो कोई आम लोकेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट का भी एक पर्सपेक्टिव है कि अपन इतना जल्दी सारी बात नहीं मान सकते। तो अपन एक बैलेंस अप्रोच क्या लेके चल सकते हैं, क्या वहाँ पे बैलेंस अप्रोच हो सकती है, हमें दोनों के बीच में जाना चाहिए। सबसे पहली बात, इन्होंने जो बात बोली कि हमें लोकसभा में 2 सीट दे दी जाए, तो 2 सीट देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी लोकसभा वैसे भी बहुत बड़ी हो चुकी है, और अगर ये लोग डिमांड रख रहे हैं, इनके पास में एक जेन्युइन डिमांड है, तो सीट को बढ़ाने का एक आश्वासन मिल सकता है। साथ में जॉब रिजर्वेशन, अगर अपन जॉब रिजर्वेशन की बात करेंगे तो अभी यहाँ पे करीब 40% के आसपास जॉब रिजर्वेशन ऑलरेडी हैं। अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिजर्वेशन बढ़ाने की बात होती है तो
बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा रिजर्वेशन यहीं पे दे दिया जाए, तो वो कहीं ना कहीं पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बीच का मार्ग, एक मध्यम मार्ग आना चाहिए, जिसके आधार पे सारी चीज़ें कंट्रोल में हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक वेन डायग्राम बना के समझाया है। सारी चीज़ को अगर आप चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को भी लिखना है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ में शुरू करें। देन आफ्टर आपके जो लीगल पर्सपेक्टिव है उसको समझिए, नेशनल सिक्योरिटी को आप वहाँ पे लिखिए, लोकल एस्पिरेशन है उसको भी वहाँ पे आप लिखिए। तो सारी चीज़ों को आप अगर मिलाकर लिखेंगे ना, तब आपका आंसर बहुत बेटर बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अभी हो क्या सकता है, जितना हो सके यहाँ के लोकल लोगों के साथ में गवर्नमेंट को बात रखनी चाहिए। सोनम वांगचुक जैसे लीडर को, क्योंकि अगर अपन देखेंगे हिस्ट्री में तो इन्होंने हमेशा एक अच्छी डिमांड ही रखी है। इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे इन्वेंशन किए हैं। इन्होंने ऐसे ठंड वाली जगह पर रहने के लिए ऐसे ऐसे कंटोनमेंट जोन बनाए हैं जहाँ पे कोई भी आर्मी ऑफिसर रह सकता है। तो इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो अपन डायरेक्टली इनको ऐसे हीरो से विलन नहीं बना सकते, ये बात भी हमें समझनी होगी। सोनम वांगचुक कोई ऐसा तो है नहीं कि खुद के फायदे के लिए सब कुछ कर रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के फायदे के लिए ही कर रहा है। अगर इन जैसे लोगों के ऊपर भी डायरेक्ट इस तरीके से नज़र रखी जाएगी तो ये भी गलत है। होना ये चाहिए कि बीच का मार्ग हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि ये कोई पहले दिन से ऐसा नहीं हुआ है। ये 2024 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2024 से अपनी डिमांड रख रहे हैं। अगर आपको पता होगा तो मोदी जी के बर्थडे के दिन, जिस दिन नरेंद्र मोदी का बर्थडे था, उस दिन इन्होंने एक वीडियो बनाकर नरेंद्र मोदी को भी विश किया था। सभी लोगों के साथ में इन्होंने बोला था कि हमारी बात को सुनी जाए। इवन ये कई दिनों से हंगर स्ट्राइक पे भी थे, तब भी लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी। और जब ये पूरा प्रोटेस्ट एक वॉयलेंट प्रोटेस्ट में बदला तो सभी लोगों ने इनको कह दिया कि इनकी सारी गलती है। ऐसा नहीं होता है, सारी चीज़ एक साथ में नहीं होती है, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हैं। तो एक साथ में इनको पूरा एक्यूज घोषित करना मुझे नहीं लगता कि एक सही प्रावधान होगा। और कई टाइम से इन्होंने गवर्नमेंट के लिए अच्छा काम किया है, कई टाइम से इन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया है। इनके जो स्टेटमेंट है वो कभी भी ऐसा नहीं कि देश के लिए भड़काऊ स्टेटमेंट रहे हैं। लास्ट ईयर भी जब इन्होंने हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, कई दिनों तक हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, तब भी इनकी बात नहीं सुनी गई थी, तब भी कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। अभी जो ये प्रोटेस्ट हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो नेपाल का जो जेनजी प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया लोगों को, लोगों ने उससे सीख ली और उससे उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा एक्शन मोड में आ गए। तो मेरा मानना यही है कि गवर्नमेंट को इनके ऊपर जितना इनके ऊपर अगर सख्त एक्शन लेंगे तो लोगों के जो एक डेमोक्रेसी का जो भाव है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसलीड होगा। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें सोचनी होगी, समझनी होगी और हमें एक बेटर सॉल्यूशन पे आना होगा। लद्दाख कोई आम जगह नहीं है, हमारे देश का मुकुट है। अगर यहाँ पे कुछ भी चीज़ें बिगड़ती है तो कहीं ना कहीं देश को पूरा नुकसान होगा, क्योंकि इंटरनली अगर हमारा देश अनस्टेबल है तो एक्सटर्नल जितने भी फैक्टर हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। सो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में। ज़्यादा एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, मैं आपको जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ। इधर उधर की बातें करने से बेटर है हमें पॉलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, मैंने दोनों पर्सपेक्टिव को आपको समझाया। अब आपको आंसर राइटिंग करनी है, पर आंसर राइटिंग करने के बाद में आप आंसर को कहाँ पे मेंशन करेंगे, कैसे चेक करवाएंगे, इसके लिए हमने फ्री में आंसर राइटिंग का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझे डायरेक्ट आके मैसेज कर सकते हैं कि आपको फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ना है। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।